हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद करीब-करीब 3 बार, जी हाँ दोस्तों, करीब-करीब मेरे तरफ से आप 3 बार रिवाइज़ कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है और नोट्स भी दिया हुआ है और प्रिंटेड नोट्स भी दिया गया है। आप उसे डाउनलोड करें और उसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं 100% आपका टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ, तब मैं समझूंगा मेरा एफ़र्ट भी 100% ठीक-ठाक जगह पे जा रहा है और मैं आप लोग को हेल्प करने में 100% सक्षम हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको आज 20 मिनट के अंदर में वन शॉट में पूरा सॉलिड स्टेट को ख़त्म करने वाले हैं विथ ट्रिक। तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखिए रैंक जो होता है ना, रैंक को थोड़ा सा रैंडम हो सकता है, कंसेप्ट थोड़ा सा रैंडम हो सकता है, इधर से उधर हो सकता है, लेकिन 100% कंसेप्ट होगा, ये आप ध्यान में रखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है 2 इंटू जेड होता है। 2 इंटू जेड यानी कि 2 इंटू रैंक को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने के लिए आप सिंपली जेड ही रखोगे, यानी कि रैंक के इक्वल में ही रखोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद और देखिए यहाँ पे अगर आपको जेड है मतलब 14 ग्रुप जो होता है ना नीचे, सॉरी 14 ग्रुप जो होता है, 14 से अगर हम पहले जाते हैं यानी कि 13 ग्रुप में जाते हैं तो पी टाइप मुझे सेमीकंडक्टर मिलता है। और हम अगर आगे जाते हैं यानी कि 15th ग्रुप में जाते हैं तो सिंपली मुझे एन टाइप मिलता है। अब याद कैसे रखेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो सिंपल पी मतलब पॉजिटिव यानी कि पी टाइप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एन मतलब नेगेटिव यानी कि एन टाइप जो होता है वो नेगेटिव होता है। और याद रखें कि पी टाइप ही पॉजिटिव होता है और जो पॉजिटिव होता है उसके पास ही होल क्रिएट होता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होता है जेड इंटू मोलिकुलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू एवोगाद्रो नंबर। डेंसिटी अगर आपको निकालना हो किसी भी सेल का तो सिंपली आप याद क्या रखेंगे तो जेड यानी कि रैंक इंटू मोलिकुलर मास, जो कंपाउंड आपको दिया रहेगा, जो मोलर मास आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो मोलर मास यहाँ पे रखेंगे और बट्टे करके वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि ए क्यूब को यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। आप बोलेंगे आप यहाँ पे ए क्यूब इक्वल्स टू क्या लिखें, तो आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा, आप ध्यान से सिर्फ देखते रहिए एक जगह पे क्या रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एन ए से उसको यानी कि एवोगाद्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एवोगाद्रो नंबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अब आगे की ओर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए एस सी सी, एफ सी सी, बी सी सी, ई सी सी, सभी को फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ। एस सी सी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, एफ सी सी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बी सी सी मतलब बॉडी क्यूबिक सेल, और ई सी सी मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तो एस सी सी का जो है ना रैंक 1 आएगा, एफ सी सी का 4 आएगा, बी सी सी का 2 आएगा और ई सी सी का भी 2 आएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा किसका, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ध्यान से इसको देखिए, ये थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, चाहता हूँ मैं सबको एक साथ कर लूँ। हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक। इसको आप सिंपली कैसे याद रखेंगे, तो CTOMTHR कैसे याद रखेंगे, CTOMTHR। तो आप बोलेंगे इसमें तो 2 बार टी आया है। हाँ तो 2 बार टी आया है ना, तो ऐसे याद रखिए ना, पहले क्यूबिक आया, क्यूबिक जब आ चुका है तो अब टेट्राहेड्रल आएगा, फिर ऑर्थोगोनल आएगा, फिर मोनोक्लिनिक आएगा। ध्यान से इसको देख लीजिए, आपको याद ही हो जाएगा, समझ गए ना। कौन कौन आएगा, क्यूबिक, तब टेट्राहेड्रल, तब ऑर्थोगोनल, ध्यान से आप देखिएगा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सिंपली इसको कैसे याद रखेंगे, तो क्यूबिक का पहले हम बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर का बात करते हैं। आप ध्यान से देखिए फर्स्ट नंबर का मैं जो बात कर रहा हूँ क्यूबिक में एक्चुअली है क्या, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल है एक दूसरे के। तो ठीक है, क्यूबिक का ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये तीनों आप समझ गए। अब सिंपली देखिए जब क्यूबिक हो गया तो अब हम चलते हैं टेट्राहेड्रल पे। टेट्राहेड्रल में एक्चुअली आप सब सिंपल सा करेंगे क्या, देखिए क्यूबिक में क्या था, सब कुछ इक्वल था, सब कुछ इक्वल था, यानी कि ए बी सी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है।
तो अब टेट्राहेड्रल में एक्चुअली है क्या कि सिर्फ ए बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है, और अल्फ़ा बीटा गामा सब इक्वल है। अब ऑर्थोगोनल में देखिए, ऑर्थोगोनल में एक्चुअली अल्फ़ा बीटा गामा तो इक्वल है लेकिन ए बी सी एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। ए बी सी एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। सबसे पहले आप क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक में ए बी सी तो इक्वल था, अल्फ़ा बीटा गामा भी इक्वल था। टेट्राहेड्रल में ए बी सी में सी इक्वल नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है। लेकिन ऑर्थोगोनल में ए बी एंड सी सिंपली ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है और अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे इक्वल है। अब मोनोक्लिनिक में आइए, मोनोक्लिनिक में क्या है कि ए बी सी तीनों में से कोई इक्वल नहीं है। अब अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा गामा नहीं था इक्वल, अब अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल था ऑर्थोगोनल में। अब देखिए मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा बीटा गामा में से भी गामा जो है वो इक्वल नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों ये भी इक्वल नहीं है। और ट्राई क्लिनिक में एक्चुअली ए बी सी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और अल्फ़ा बीटा गामा ये भी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि सबसे अनसिमेट्रिकल मैं आपको बोलूँ तो सबसे अनसिमेट्रिकल होगा कौन सा, तो ट्राई क्लिनिक सबसे अनसिमेट्रिकल। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सबसे ख़राब स्ट्रक्चर किसका होता है, तो ट्राई क्लिनिक का होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल में एक्चुअली ए बी एंड सी में सी इक्वल नहीं है ए एंड बी का, और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रोहम्बिक में एक्चुअली क्या है, तो ए बी सी तो इक्वल है लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा भी एक दूसरे के इक्वल है, बट 90 डिग्री नहीं है। क्या बोला मैंने, रोहम्बिक में ए बी सी एक दूसरे के इक्वल तो है लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा भी इक्वल है, लेकिन है इसमें यहाँ पे 90 डिग्री अल्फ़ा बीटा गामा नहीं है, कोई भी 90 डिग्री के इक्वल में नहीं है, यानी कि फालतू स्ट्रक्चर है। मतलब इसका एंगल दूसरा बन सकता है, ये भी गंदा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब चलते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। एक्चुअली पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का सिंपल सा फंडा याद रखिए कि रैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि वो जो गोला होता है ना, गोला कॉर्नर्स पे बैठाते हैं फिर बीच में बैठाते हैं, वो जो गोला होता है वो पढ़े होंगे आप। पैकिंग फ्रैक्शन वहीं से निकल के आता है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली मेरा पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेडियस रेशियो पर। रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं, तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि ई नॉट सेल जब निकालना होता है हमें तो सिंपली हम क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड निकालते हैं ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है, रेडियस रेशियो निकालने के लिए रेडियस ऑफ कैथोड अपॉन रेडियस ऑफ एनोड निकालेंगे। इसी प्रकार से याद रखेंगे ऐसे रिलेट करके, ठीक है, तब याद रहेगा हमेशा के लिए। तो चलिए मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आखिर रेडियस रेशियो जो होता है उसका आखिर रेंज क्या होता है। तो रेंज मैं आपको बता दूँ, अगर 0 से लेकर के 0.155 तक गया, फिर से सुनिए, अगर रेंज जो है 0 से लेकर के 0.155 तक गया तो लीनियर होगा स्ट्रक्चर। अगर 0.155 से 0.225 तक गया तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर 0.225 से 0.414 तक जाएगा तो समझ लीजिए टेट्राहेड्रल उसका क्या होगा, तो रेंज होगा। ठीक है, मतलब कि टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होगा अगर इस टाइप का रेंज मिला, यानी कि 0.225 के बीच, मतलब 0.225 और 0.414 के बीच का रेंज मिला तो समझ जाएंगे कि ये टेट्राहेड्रल है। अगर 0.414 और 0.732 के बीच का रेंज रहा तो समझ जाइए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और 0.732 रहा और 0.732 और 1 के बीच में इसका रेंज रहा तो समझ जाएंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। ठीक है, सिंपली आप अगर ये समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं, उस कहानियाँ को अब हम पढ़ लेते हैं, अब ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोजली पैक्ड सॉलिड स्टेट का क्लोजली पैक्ड है ना, वो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब सॉलिड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड।
क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड दो पार्ट में मैं इसे डिवाइड किया हूँ। तो सिंपली याद रखना है आपको कि आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, आखिर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो क्या होता है और एमोर्फस सॉलिड जो होता है वो क्या होता है। तो आप सिंपल सी फंडा याद रखिए कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये रेगुलर होता है अरेंजमेंट में ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज तक ये रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड जो होता है वो शॉर्ट रेंज तक ही रेगुलर अरेंजमेंट में रह जाता है, बाकी उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका रेगुलर अरेंजमेंट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बता दें आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लेफ़्ट साइड में यहाँ पे डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है। और बता दूँ मैं आपको कि एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उसमें इनडिसिप्लिन अरेंजमेंट होते हैं। अब मैं चलिए और आगे बात करता हूँ। एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सूडो सॉलिड होते हैं, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। ठीक है, सूडो सॉलिड फॉल्स सॉलिड होते हैं, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। देखिए ये जो होता है ना, देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, शार्प होता है, 120 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं आपको बता दूँ एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस यानी कि रेंज में होता है। क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है जो कि 120 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमोर्फस सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक होता है और एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है। तो ये बात आप कैसे याद रखेंगे, तो एक्चुअली आप याद रखिए कि एमोर्फस में ए आता है और आइसोट्रोपिक में आई आता है। ए वाले में आई होगा और सी वाले में यानी कि क्रिस्टलाइन वाले में ए होगा। ये बात याद रखेंगे कि ए वाले में ए नहीं होगा, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ए एमोर्फस यानी कि ए एन आइसोट्रोपिक ये दोनों नहीं होगा। तो होगा क्या, तो ये सुनिए, एन आइसोट्रोपी में एमोर्फस में आइसोट्रोपिक होगा और क्रिस्टलाइन में एनाइसोट्रोपिक होगा। मेरी बात को आप समझ गए? एक बार बोलिए खुद से, आप बोलिए। ठीक है, मैं आई होप आप बोल लिए होंगे, मैं जानता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। देखिए जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहले एग्जांपल देखते हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे देखिए NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, ZnS, CaF2, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। किसका, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड का कुछ एग्जांपल। रबर एंड ग्लास ये हो गया एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेम बात लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, वो सेम ही बात हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड पे हम बात करते हैं। आयोनिक, मेटालिक, कोवलेंट एंड मोलिक्यूलर। आयोनिक में पहले हम आयोनिक का बात ख़त्म करते हैं, उसके बाद मेटालिक का, उसके बाद कोवलेंट का, उसके बाद मोलिकुलर का। तो पहले आयोनिक पे बात करते हैं। एक्चुअली आयोनिक है क्या, आयन्स इसमें होना चाहिए और एनायंस कैटायंस, एक्चुअली ये तो आयन्स ही होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सब में होगा। ठीक है, और मेटालिक पे आते हैं। मेटालिक एटम में मेटालिक बॉन्ड होता है, नॉन मेटालिक एटम में कोवलेंट बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स या एटम वाले में वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम सभी के एग्जाम्पल पे चलते हैं। आयोनिक के भी एग्जाम्पल, मेटालिक के भी एग्जाम्पल, कोवलेंट के भी एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर के भी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरे आयोनिक का एग्जाम्पल। पहले देख लीजिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। किसका, तो आयोनिक का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और उसके बाद मेटालिक का भी हाई होता है, और मेटालिक के बाद कोवलेंट का उससे भी हाई होता है। और मैं आपको बता दूं कि मोलिक्यूलर का जो होता है वो सबसे लो होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और उसके बाद हम आते हैं कंडक्टेंस। तो गैपिंग है यहाँ पे दिया हुआ इन मोल्टन स्टेट में आखिर कंडक्टेंस जो है यहाँ पे वो इन मोल्टन स्टेट
में कंडक्टेंस शो करता है। ये हाईएस्ट होता है इसका किसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटालिक का, और कोवेलेंट का लो होता है, और आयोनिक का मॉलिक्यूलर का भी लो होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल पे अब हम बात करते हैं। आयोनिक का NaCl एग्जांपल हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आयोनिक के बाद मेटालिक पे। मेटालिक में आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद कोवेलेंट पे बात करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन। कोवेलेंट पे एक्चुअली होता क्या है, कोवेलेंट में तो होता है नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, सिलिकॉन, SiO2, SiC, कार्बन। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल में देखिए इसका एग्जांपल H2O, CO2, S8P4, ये सब हो गया एग्जांपल किसका, ये सब एग्जांपल हो गया मॉलिक्यूलर का। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा ये चैप्टर बाइंड अप होता है। और कहते हैं ना, अगर आप अपने मंजिल पे चल चुके हैं, अगर आप अपने मंजिल पर रन करना स्टार्ट कर दिए हो, तो उसे ख़त्म करके ही छोड़ना है। ये नहीं कि बीच में गिव अप करना है, छोड़ना नहीं है यार। लग गए हैं ना तो फोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। आपको मैं प्रॉमिस किया था कि 20 मिनट में इस चैप्टर को बाइंड अप करूँगा, लेकिन 20 मिनट से पहले ही हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। तो थैंक यू दोस्तों। और मेहनत तो लगते हैं यार, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे बहुत मतलब ये फील होता है कि अरे यार, इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग फीडबैक नहीं देते हो हमको। तो दोस्तों दिया कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कंप्यूटराइज्ड नोट्स जो कि बेस्ट फैकल्टी द्वारा तैयार किया गया है, और प्रैक्टिस सीट भी डाउनलोड कीजिए, एंड ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ाना वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू, बाय बाय।